वेलकम टू स्टार क्लासेस। आई एम सरवन। आज हम हिंदी का लेक्चर लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विष के दांत। इससे पहले जो है पहला चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक नोट्स वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इस विष के दांत जो है ये एक कहानी है और इसे किसने लिखा। तो इसे नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा, यानी नलिन विलोचन शर्मा जी है लेखक। तो लेखक के कुछ परिचय की बात किया जाए तो जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। जन्म स्थान है पटना के बंदरघाट बिहार में। और मृत्यु की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पिता पंडित रामावतार शर्मा जी हैं और माता रत्नावती शर्मा है। इनके कुछ रचनाएं हैं, तो रचनाएं के बारे में हम जानते हैं। तो साहित्य रचनाएं की बात किया जाए तो वह दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, ठीक है। और हिंदी उपन्यास की बात किया जाए तो विशेषता प्रेमचंद्र। साहित्य तत्व और आलोचना है। आलोचनात्मक ग्रंथ की बात किया जाए तो विष के दांत है और 17 और संग्रहित पूर्व छोटी कहानियां है। काव्य संग्रह की बात किया जाए तो वह है नकेन के प्रपद, नकेंदो सदल, मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। ये थे कुछ लेखक के परिचय के बारे में। उन्होंने कौन सा काव्य की रचना की है, साहित्य का। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि सेकेंड है इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप किया गया है। तो सेकेंड है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सेन साहब के परिवार लिंग भेद में ग्रसित था, यानी कि सेन साहब का जो परिवार है वह क्या चीज़ से लिंग भेद से ग्रसित था। परिवार में बेटे और बेटियों के पालन पोषण में बड़ा अंतर था। सेन साहब और सेन साहब की पत्नी बेटे से अत्यधिक प्यार करते थे, मगर कोई गलती भी बेटा कर देता तो उनको आनंद आता था, खूब लाड़ दुलार करते थे। जबकि अगर बेटी उसे थोड़ा सा भी अगर गलती हो तो यानी कि उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाया जाता था। जबकि बेटी तो उनके हाथ की मानो कठपुतली हो, यानी कि जैसे उसके माता पिता जो बोलते, जो रूल नियम लाते, उसका जो है उनकी बेटियां अच्छी तरह से पालन करते, ठीक है। ये दोनों क्या थे, मतलब लिंग में बेटा और बेटी में किस तरह से डिफरेंस था। तो आगे की बात किया जाए, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा का जन्म सेन साहब की ढलती उम्र में हुआ था, इसलिए खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के पालनों में भी अपवाद था। यानी कि इनके लिए घर का नियम कुछ भी नहीं था, ठीक ना, कोई नियम नहीं, कोई लागू नहीं, जो जैसा ये चाहता था वैसा ही इनके घर वाले करते थे। चलिए आगे हमारा है प्रश्न है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन सब संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, जिसे पूरा करने के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को बुलवाकर खोखा को ठोक पीट कर सिखाते थे कि अभी से ही मतलब ठोक पीट करेगा तो जिससे कि खोखा की उंगलियां क्या औजार से वाकिफ हो जाए और वह जल्दी से इंजीनियर बन जाए। इस तरह का संभावनाएं देखते थे सेन साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वप्रसंग व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। तो पहला हमारा है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 विष के दांत, इसके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। इसके माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि सेन साहब को 5 बेटियां थी। 5 बेटियां मेहनती चरित्रवान थी, सुबह से शाम तक अपने घर के कामों में लगी रहती थी तथा किसी भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करती थी जो सेन साहब ने उन लड़कियों के लिए बनाई हुई थी। यानी कि जो नियम उसने बनाए थे वे एकदम अच्छा से क्या करता था, पालन करती थी। और इस पर सेन साहब को इस बात का गर्व है, यानी कि जो रूल सेन साहब ने बनाया था वो उनकी बेटियां जो थी पालन करती थी, मानो कि कठपुतलियां हो, ठीक है, जैसे नचाना है वैसे नाचेगी, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा है, खोखा के
दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। यानी सेन साहब ने घर के नियमों को क्या कर दिया था, बदल दिया था खोखा के कारण। तो यही बात पूछा गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोली भाग 2 विष के दांत, इसके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। खोखा बड़ा जिद्दी था, वह हमेशा तोड़फोड़ करते रहता था। इसी स्वभाव के कारण सेन साहब यह धारणा बना ली कि उनके बेटे में इंजीनियर बनने के सारे गुण विद्यमान है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर ये गुंडे होंगे, ठीक है, गुंडे हैं, गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गोदली भाग 2 विष के दांत के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अमीरों के मन में गरीबों के प्रति जो दुर्भावना भरी होती है, वे इसे दिखाते हैं कि जब मदन सेठ साहब के चमचमाती कार को छूता है तो उसी समय सेन साहब आग बबूला होकर मदन को बुरा भला कहने लगता है और उसकी भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। चलिए 6 नंबर है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक दिन सेन साहब और उनके कुछ मित्रगण के साथ साथ एक पत्रकार मित्र भी उपस्थित थे जो दूर के रिश्तेदार भी थे। सभी बातचीत कर रहे हैं कि किसका बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या पढ़ेगा। तभी सेन साहब बिना पूछे ही अपने खोखा की बड़ाई करने लगे और उन्होंने कहा, खोखा में सारे गुण इंजीनियर बनने के हैं। जब पत्रकार मित्र से पूछा गया तो उन्होंने अपने बच्चों के बारे में कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। चलिए आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होता है। इसलिए खोखा द्वारा कार को बिगाड़े जाने पर भी उसे कुछ नहीं कहता, नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन एक दूसरा बच्चा गाड़ी के पास भी जाता तो उसको धकेल दिया जाता और उस पर गलत आरोप लगा दिया जाता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या कहना यानी क्या दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण कासू द्वारा राव के साथ लट्टू मांगना था। इसके अतिरिक्त पहले मदन को कासू की कार को छूने नहीं दिया गया था, उल्टे धक्का देकर निकाल दिया गया था। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदन अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। उत्तर है, जब किसी महल और झोपड़ी वालों के बीच झगड़ा होता है तब महल वाले ही जीतते हैं। इसका कारण यह है कि महल वाले बड़ी चालाकी से लेता है, इसलिए संख्या अधिक रहने पर झोपड़ी वाले हार जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि झोपड़ी वाले यानी गरीब अमीर, तो क्या होता है कि अगर कोई गलती कर रहा है, सब कोई जान रहा है, गरीब लोग भी, गरीब उसका मतलब कुछ साथी संगत है जैसे उसी के बिरादरी का गरीब लोग ही, लेकिन कुछ लोग के कारण क्या होता है, अपना बयान क्या होता है, पलट देता है। तो यही कहा गया है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। उत्तर होगा, गिरधर रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करता, पर उस दिन जबकि मदन ने कासू की पिटाई की, गिरधर उसे पीटने के बजाय छाती से लगा कर शाबाशी देने लगे। ऐसा इसलिए कि वह मजबूरी में सेन साहब से दबा रहता था। जब उसके बेटे ने कासू की पिटाई की तो उसका स्वाभिमान जग उठा और उसके लिए मदन को दंडित करने की वजह क्या किया, छाती से लगा लिया।
एक क्वेश्चन शायद और बच गया है, यही लास्ट है, ठीक है। तो वह है सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो सेन साहब कौन थे इसके बारे में जान लेते हैं। सेन साहब अमीर व्यक्ति थे, वे फैक्ट्री का मालिक थे। ढलती उम्र में उन्हें एक बेटा यानी कि एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वे जरूरत से ज्यादा अपने पुत्र को लाड़ प्यार करने लगे। कासू कौन थे, तो कासू सेन साहब का पुत्र था। वह जिद्दी था, वह हमेशा तोड़फोड़ करता रहता था। गिरधर कौन था, गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में एक साधारण कर्मचारी थे। मदन गिरधर का बेटा था, उसे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, वह आवारागर्दी करते रहता था। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।